हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द ऑप्टिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो आइए दोस्तों, जो कि बोर्ड पे आपको फिगर दिख रहा है, मानव में श्वसन तंत्र कैसे काम करते हैं, आइए आज उन सभी चीज़ों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बना है दोस्तों, नासिका वेश्म। सबसे पहले अगर इन चीजों को देखें तो ये नासिका वेश्म क्या होते हैं दोस्तों। नासिका वेश्म ये होते हैं कि जो हमारा नाक होता है, नाक में हमारे पास दो छिद्र पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, उन्हीं को नासिका वेश्म कहा जाता है। नासिका वेश्म का काम होता है O2 का अंदर की ओर ले जाना, O2 को अंदर की ओर पहुंचाना और CO2 को बाहर की तरफ निकालना, बाहर की तरफ ले जाना। नासिका वेश्म का काम क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नासिका वेश्म का काम है श्वास को, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बात को ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को मैं समझाता हूँ। O2 का अंदर की ओर पहुंचाने की क्रिया जो होती है, अंदर जाना। O2 जब अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं प्रश्वास, और जब CO2 बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्वसन दो चरणों में पूर्ण होता है। सांस लेने की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आपके पास अंदर जाएगी उसको बोलते हैं प्रश्वास, और सांस बाहर सांस को छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है उच्छ्वास, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है दोस्तों। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सांस लेने की प्रक्रिया होती है प्रश्वास और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उच्छ्वास। अगर इन दोनों को मिलाएं तो एक पूरा श्वसन चक्र पूरा होता है। तो प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर, इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास बनाती हैं और यही श्वसन कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो श्वासोच्छ्वास का निर्माण करते हैं, जिसमें एक श्वसन चक्र पूरा होता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया प्रश्वास, सांस छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास। बात क्लियर हो गया होगा। सांस हम लोग लेंगे कौन सी गैस को, तो ऑक्सीजन को। सांस हम लोग छोड़ेंगे किसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नासिका वेश्म क्या क्या होता है काम, नासिका वेश्म का काम होता है O2 का अंदर पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालना। बात समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं दोस्तों, देखिएगा अगला पॉइंट क्या होता है, मुख। मुख के बारे में हम सारी चीजों को बता चुके हैं आर्नल की फिगर के अंदर। एक बार फिर से आप सभी लोग समझ लीजिएगा मुख में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो मुख में होता है, सबसे पहले अगर बात करें तो दांत। दांत होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, एक होता है अस्थायी दांत, एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। और यदि बात करें अस्थायी दांत की तो वो होते हैं 20, जो कि टूट के 2 बार जन्म लेते हैं। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने ये समझाया हुआ है। आगे देखिएगा, जस्ट उसके पीछे जाएंगे तो हमारे पास आती है जीभ। जीभ क्या करता है दोस्तों, स्वाद को पहचानने का काम करता है। और स्वाद, जीभ में 5 प्रकार की स्वाद गलियां पाई जाती हैं, जो 5 प्रकार के स्वादों को ग्रहण करती हैं और उसको बताती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जीभ में 5 प्रकार की स्वाद गलियां होती है। क्वेश्चन पूछेगा स्वाद गलियां कितनी होती हैं, तो जीभ में स्वाद गलियां जो होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्वाद गलियों की संख्या जो होती है 5 होती है। स्वाद गलियों की संख्या कितनी होती है, 5। और ये स्वाद गलियां क्या करती हैं, स्वाद को तो पहचान कर लेंगी। उसके बाद क्या होता है कि भोजन को पचाने का काम कौन करता है, लार ग्रंथियां। ये भी जीभ की सतह पर ही पाई जाती हैं, जीभ में ही पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियों के बारे में आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की। पहला होता है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। उसके बाद है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, और तीसरा है पैरोटिड। ये 3 प्रकार की हमारे पास लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। और लार में अगर एंजाइम की बात करें, एंजाइम अगर आपसे पूछा जाए तो एंजाइम में 2 एंजाइम मिलते हैं यहाँ से। एक एंजाइम मिलता है इमाइलेज, इमाइलेज, और दूसरा मिलता है टाइलिन, इमाइलेज या टाइलिन, जो कि ये वासा का पाचन करते हैं दोस्तों। किसका पाचन करेंगे, वासा का पाचन करते हैं। स्टार्च का पाचन, सॉरी दोस्तों, स्टार्च का पाचन करेंगे ये। तो स्टार्च का ये पाचन करते हैं। सबसे पहले मुख गुहा के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाएंगी, दांत,
उसके बाद जीभ, जीभ में स्वाद कलियां, उसके बाद लार ग्रंथियां। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट को समझते हैं हम लोग। देखिएगा तो ध्यान से दोस्तों, ये गला लिखा हुआ है। गला क्या काम, गला का क्या काम है? गला हमारे शरीर में वॉइस बॉक्स का काम करता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। गला को बोलते हैं थॉट। गला से क्या निकलता है? आवाज। आवाज का निकालने का काम किसका है? आवाज निकालता है कौन? गला। और आवाज बनाता कौन है दोस्तों? लैरिंक्स। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे शरीर का वॉइस बॉक्स किस जाता है? लैरिंक्स को। किसको कहा जाएगा? लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसके अलावा देखेंगे हम लोग लैरिंक्स के बाद क्या आता है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से, ट्राइकिया। ये सांस में काम आएगा दोस्तों। सांस लेने में काम कौन आता है? ट्राइकिया। इसका लंबा भाग है, इसी के द्वारा वायु अंदर की तरफ आती है। दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से? ये डायग्राम में आपको ये नासिका से जब ही O2 अंदर गया तो ये धीरे धीरे जाके कहाँ जाएगा? ये ट्राइकिया से होते हुए जाके फेफड़े में जाएगा। आपको दिख रहा है फेफड़े का द्वार ट्राइकिया से होते हुए गुजर रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान से समझ में आ गया होगा। ट्राइकिया जो होता है शरीर में श्वास लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अंदर ले जाता है वायु को। ट्राइकिया का काम क्या है? वायु साकित हवा भरी नलिकाएं। वायु सखित हवा भरी, ये क्या है? नलिकाएं हैं। वायु सखित हवा भरी ये नलिकाएं हैं। कौन? ट्राइकिया। क्वेश्चन पूछा ट्राइकिया क्या है? तो ट्राइकिया हवा भरी साखित एक नलिका होती है जिसके सहायता से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो वायु और आपसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन कि ट्राइकिया की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई दोस्तों ध्यान रखिएगा 11 सेंटीमीटर की होती है। और इसका व्यास, अगर मोटाई पूछा जाए कितना मोटा वायु लेके ये अंदर आता है, तो ध्यान रखिएगा व्यास होता है इसका 16 mm। कितना होता है दोस्तों? 16 mm होता है। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से? आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स का काम करता है। गला आवाज में निकालने में काम आता है। गले में ग्रंथियां अगर पाई जाएंगी तो दोस्तों वो थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, ठीक है। और ट्राइकिया गले में होता है घेंगा रोग। कौन सा रोग? घेंगा रोग। गले में कौन सा रोग होगा दोस्तों? घेंगा होता है। और घेंगा किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। बात आ गया होगा समझ में। ट्राइकिया के बाद अगर इस पे बात करें हम दोस्तों तो क्या आता है? फेफड़ा। फेफड़ा होता क्या है दोस्तों? समझ लीजिए। फेफड़ा हमारे शरीर में कितने होते हैं? 2। कितने फेफड़े होते हैं शरीर में? 2। फेफड़े की संख्या होती है एक जोड़ी, जिसकी संख्या होगी 2। फेफड़े का काम क्या है दोस्तों कि जो भी हमारे शरीर में शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में जितनी भी हमारे शरीर का अगर प्रमुख श्वसन अंग की बात करें तो शरीर का श्वसन अंग, शरीर का प्रमुख श्वसन अंग, शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है दोस्तों? मानव शरीर का सबसे प्रमुख अंग अगर है तो वो फेफड़ा है। फेफड़ा है। ध्यान दीजिएगा श्वसन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी। ध्यान दीजिए, नाक से होते हुए जब वायु ट्रैकिया को सम्मिलित करते हुए, नाक से तो इन किया, ट्रैकिया से होते हुए ये फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े का काम क्या होता है? शुद्ध वायु से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फेफड़े का काम बस इतना ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फेफड़ा क्या करता है कि जो भी शुद्ध वायु होती है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति को अपनी अंदर खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड की इसके अंदर जो पाई जाती है एल्वियोली, क्या पाई जाती है? एल्वियोली, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं और जो भी ऑक्सीजन इसके कार्य में सहायता करता है उस ऑक्सीजन को ये ऑब्जर्व करती है अपने अंदर और सारी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। तो फेफड़े का काम क्या है? तो वायु शरीर के अंदर आई तो शुद्ध वायु को ये अपने अंदर रखता है और बाहर अशुद्ध वायु को निकाल देता है। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसके फेफड़े का काम बस इतना ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ब्रोंकोस और ब्रोंक्यूल्स हैं ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्वेशन करती हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितने छोटे छोटे जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, वायु कोष पाए जाते हैं, वायु के अंदर वायु कोष पाए जाते हैं। वायु कोशिका यहाँ पे दिख रही है ना, वायु कोशिका के अंदर वायु कोष पाए जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन बनता है कि शरीर में कितने वायु कोष पाए जाते हैं एक फेफड़े के अंदर? तो 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक मनुष्य के फेफड़े के अंदर कितने वायु कोष पाए जाते हैं? तो 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं, जो कि होते हैं प्रकाश की चाल के बराबर। वायु में यदि प्रकाश की चाल की बात करें तो वो भी होता है 3 × 10⁸। तो वायु कोष कितने होते हैं हमारे फेफड़े के अंदर? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम लोग तो आगे आता है हृदय का स्थान, जो यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। ये जो आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है यहाँ पे खाली स्थान,
यहाँ पे हृदय होता है और इसके चारों तरफ पसलियां होती है। इसके चारों तरफ क्या होती है? पसलियां। पसलियां होती कितनी है? पसलियां होती है 12 जोड़ी। पसलियां होती है इसके बीच में, इसको पूरा ढकने के लिए, इसको ढकने के लिए पसलियां आती हैं। तो पसलियां कितनी होती हैं हमारी? तो पसलियों की संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। हृदय को दोस्तों हम बढ़ा देंगे आपको सर्जन की प्रक्रिया, परिवहन की प्रक्रिया में। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि हृदय के सारे क्रियावृद्धि कैसे होती है, हृदय का काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, आइए पहले आगे की चीजों को समझते हैं। पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। ये पसलियां क्या करती हैं? हमारी फेफड़े की सुरक्षा करती हैं। फेफड़ा होता है मांसल संरचना, और मांसल संरचना में अगर मांसल संरचना है तो वो फेफड़ा क्या करता है? जो ही अंदर वायु जाती है तो वो सिकुड़न और उसमें फैलाव पाया होता है। तो जब सिकुड़न फैलाव होगा तो इसमें घर्षण हो जाएंगी, और जब दूसरे हड्डियों के साथ ये घर्षण करेगा तो ये चोटी हो सकता है, इसमें घाव हो सकता है। इसी के चलते उसी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हृदय जब हम लोग सांस खींचते हैं तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सतह डायफ्राम, डायफ्राम का काम क्या होता है? इसमें सिकुड़न फैलाव पाया जाएगा। इसी में सिकुड़न फैलाव, जब अंदर वायु जाएगी तो इसका ये डायफ्राम जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये इस नीचे की तरफ धसकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डायफ्राम सिकुड़ता और फैलता है। डायफ्राम की सतह पर फेफड़ा सिकुड़ता और फैलता है। तो सिकुड़ता और फैलता है, तो सिकुड़ेगा और फैलेगा कब? अब ध्यान दीजिएगा, जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ कब मूव करेगा? नीचे की तरफ, ऐसे मूव करेगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा होगा? फेफड़ा, ये डायफ्राम कैसे मूव करेगा? जब फेफड़े में वायु जाएगी तो फेफड़ा फैलेगा, तो इसमें नीचे की तरफ दबाव डालता है। फेफड़ा कहाँ दबाव डालेगा? नीचे की तरफ। तो ये डायफ्राम थोड़ा सा नीचे घस सकता है, नीचे। तो ध्यान रखिएगा, फेफड़ा जब नीचे की तरफ घसकेगा कब? जब वायु अंदर जाएगी तब। O2 जब अंदर आता है, जब वायु अंदर आएगी, वायु अंदर आएगी तो इसका आयतन बढ़ेगा। अंदर आएगी तो फेफड़े का आयतन क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। इसका आयतन बढ़ता है कब? जब वायु अंदर आएगी तब। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिए। जब फेफड़े में वायु अंदर आती है तो ये फेफड़े का डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ धसकता है। तो डायफ्राम का नीचे घसकना, डायफ्राम का नीचे आना, वो क्या दर्शाता है? आयतन को बढ़ाता है। और फिर वायु जब कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर से बाहर निकलती है, जैसे सांस लेते हैं हम लोग ऐसे, तो फूल रहा है फेफड़ा, छोड़ते हैं तो सिकुड़ रहा है। तो आप देखेंगे जब सांस लेते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आता है, ये पॉइंट ऐसे खींचते हैं तो नीचे आ रहा है। तो सांस खींचेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी कि डायफ्राम नीचे घसक रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग सांस को खींच रहे हैं तो वायु शरीर में भर रही है अंदर की तरफ, यानी कि आयतन को बढ़ा रही है। तो ये आयतन बढ़ रहा है, तो वायु जब अंदर जाएगी तो इसका आयतन बढ़ेगा, और वायु जब बाहर निकल जाएगी, वायु बाहर निकलेगी तो आयतन कम हो जाएगा। निकलेगी तो आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका घट जाता है। आयतन क्या होगा दोस्तों? घट जाता है। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। पूरी चीजों को समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की हुई है। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया आप लोगों को इतना ही समझना था। बाकी की चीजें अभी हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ साइड में आप कुछ चीजें यहाँ से आएंगी, क्या आती है दोस्तों? श्वसन क्रिया का वर्णन अभी मैं समझाता हूँ। फिलहाल फिगर को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न का ये 5 नंबर का सवाल आपको मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। अगर कोई पूछे कि फेफड़े का आयतन कितना होता है, तो इस सिकुड़न और सांस लेने के लिए पूरा आयतन इसका कितना होता है? तो सांस लेने के लिए जो भी वायु अंदर जाती है वो कितनी फीट होती है? तो 400 से 800 वर्ग फीट तक इसकी क्षमता होती है। 400 से 800 वर्ग फीट की क्षमता होती है सांस लेने के लिए वायु की, ये क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे पेपर के लिए कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो आपको ये फिगर बना देना है, फिगर के साथ में सबका नामकरण कर देना है। जैसे जैसे इसमें नामकरण किया गया था, मैंने सभी चीजों को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा। शरीर में सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक और क्वेश्चन कि श्वसन में अंतर क्या होते हैं। श्वसन में क्या अंतर होता है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन की पूरी क्रिया विधि को मैं अभी समझाता हूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। फिलहाल ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये दोस्तों आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आपको अभी हमने समझाया ये एग्जाम का वीवीए क्वेश्चन है जो पेपर में लगातार आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि श्वसन
मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे दोनों श्वसनों में अंतर स्पष्ट करिए। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। आइए दोस्तों समझते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होते हैं। सबसे पहली बात, श्वसन है क्या, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। हालांकि सारे क्रियाओं के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया हुआ आपको। श्वसन उन सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। श्वसन क्या करता है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है। तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने का मुख्य क्रिया क्या होती है दोस्तों, श्वसन होती है। और श्वसन मुख्यतः कितने प्रकार की हो जाती है, 2 प्रकार की। एक होती है वायवीय श्वसन, एक दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, और अवायवीय श्वसन कब होती है, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। आइए समझते हैं सारे कारणों को अच्छे तरीके से देखते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। पहला पॉइंट क्या है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पहला अंतर का अगला पॉइंट देखेंगे तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की क्या होगा, अनुपस्थिति में होगा। दूसरी बात, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण, 2 चरणों में ये वायवीय श्वसन कंप्लीट होगा, अभी समझाएंगे नीचे। वायवीय श्वसन प्रथम चरण में कोशिका द्रव्य में होगा, और दूसरा चरण कहाँ उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है, तो कोशिका का पावर हाउस होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। और अगला पॉइंट देखेंगे, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, जो कोशिका का एक पार्ट होता है। बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं तीसरे अंतर को समझते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होकर और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर के अंदर कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद क्या बनता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद बनता है दोस्तों CO2 और जल। क्या बनेगा दोस्तों, CO2 और जल। उसके बाद अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, यानी थोड़ा सा ऑक्सीकरण इसका होगा, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और बनते क्या है, तो पाइरुवेट, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण। अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और CO2 और जल बनेंगे। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा, उसमें क्या बनेंगे, तो पाइरुवेट बनेगा, एथेनॉल बनेगा और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। चौथा और लास्ट अंतर होता है कि वायवीय श्वसन में भाई ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, और ऑक्सीजन जहां ज्यादा मिलेगा ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगा। तो कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 38 एटीपी। और एटीपी को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। कोशिका का क्या कहा जाएगा, ऊर्जा मुद्रा। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म। कोशिका का ये ऊर्जा, मतलब कोशिका का ये ऊर्जा मुद्रा होता है, सिक्का जिसको हम लोग कहते हैं, और एटीपी होता है। और वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है, तो आपको ध्यान रखिएगा 38 एटीपी। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का कम निर्माण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पर नहीं है। इसके लिए यहाँ पे 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। आगे देखिए, अब आपको यहाँ पे इन चीजों से ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या चीजों को समझना है, ध्यान दीजिए। यहाँ से परिभाषाएं भी निकलेंगे, ध्यान दीजिए। ये हो गया ग्लूकोज, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज ही टूटता है, तो श्वसन ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिकीय ईंधन। क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिका की सबसे जरूरत ज्यादा होती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज कितने चरणों में टूटता है, तो दोस्तों ग्लूकोज 3 चरणों में टूटता है। नीचे आपको हमने दर्शाया हुआ है, फर्स्ट चरण, सेकंड और थर्ड। ये तीसरा चरण है। ग्लूकोज 3 चरणों में टूटता है, तो ग्लूकोज की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। ग्लूकोज जो जब कोशिका द्रव्य में टूटता है, तो पाइरुवेट और ऊर्जा का निर्माण करता है। पाइरुवेट और ऊर्जा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाते हैं, और ये क्रिया कहाँ होगी, ईस्ट के अंदर। तो जब ईस्ट में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी ये दोनों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, जब पाइरुवेट का विखंडन होगा तो बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से अच्छे तरीके से आप समझिए। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन के फलस्वरूप
किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना कीटोन कहलाता है। बात को अच्छी तरीके से समझिए, ध्यान से, मैंने जो बोला अच्छी तरीके से उसको आप समझिए। मैंने क्या कहा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पाइरुवेट के विखंडन के बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। कीटोन की क्रियाएं हम लोगों को देखने का मिलेगी दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में कीटोन अभिक्रिया होती है। बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होगी, कीटोन अभिक्रिया होगी। आगे देखते हैं, सेकेंड चरण जो होता है ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम कभी कभी दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाने के फलस्वरूप हमारा सांस ज्यादा फूलता है, तो सांस जब ज्यादा फूलता है तो ऑक्सीजन उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब वो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत उसको होती है। और वही ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है, तो पेशी कोशिकाओं में जो होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब शरीर खिलाड़ी हो चाहे कोई भी, हम लोग शारीरिक परिश्रम जब करते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई शारीरिक परिश्रम ज्यादा करे तो उसके शरीर में क्रैम्प या दर्द क्यों होने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी शारीरिक परिश्रम करते हैं तो आपको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, और ऊर्जा मिलती कब है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ऑक्सीजन की ये जब कमी पाएगी तो आपको ऊर्जा कम मिलेगी, और ऊर्जा की ज्यादा जरूरत जहाँ है वहां पे कम मिलेगी, तो दिक्कत है। वही दिक्कत क्या हो जाती है कि O2 की जब अभाव होती है वहां पे, तो पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और इसीलिए हमारे शारीरिक परिश्रम करने के बाद शरीर में जगह जगह पे क्या होने लगता है, दर्द या क्रैम्प होने लगता है। बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं थर्ड वाले चरण के ऊपर। थर्ड वाला चरण जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो CO2 और जल बनता है, और इसके साथ में ऊर्जा प्राप्त होती है, और भारी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से आप समझिए, देखिए उसको। आज की क्लास हमारे यहीं तक रहेगी, और अगर ये वीडियो के कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन लग रहे हो या कुछ आपको इससे फायदा हो रहा हो तो वीडियो को कृपया आप लोग लाइक करें, मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा आप कमेंट करिए ताकि मेरा मनोबल थोड़ा सा और ऊंचा हो और मैं इस वीडियो पे लगातार काम। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।